हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मेथड स्टार्ट करने वाले होंगे जो कि होगा चार पिट मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज चार पिट मेथड स्टार्ट करेंगे और चार पिट मेथड जो है स्टूडेंट्स वो एक तरह से इस सेकंड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में लाग्रांज मेथड था, सेम चार पिट मेथड भी सेकंड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, जहां से आपके पास में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, देखिए जो लाग्रांज मेथड होता था वो अपने पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करके देता था, जहां पे अब जो चार पिट मेथड है वो भी आपको इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ बात ध्यान में रखने की ये है कि अगर आपके पास में जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आप उस क्वेश्चन को उन चार स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, तब आप उन चार स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के ही उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि चार पिट मेथड में थोड़ी सी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि वहाँ से जब हम देखेंगे क्वेश्चंस को एक दो को, तब आप ये रियलाइज़ कर पाओगे कि वो चार स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है उनको सॉल्व आउट कर पाना। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली चार पिट मेथड से ही सॉल्यूशन पूछा है कि चार पिट मेथड से ही इसको आपको सॉल्व करना है गिवन प्रॉब्लम को, तब आप उन चार स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज में नहीं ले सकते। यानी कि आपके पास में अगर प्रॉब्लम दी गई है, अगर आप उसको उन चार स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ इतना किया है कि सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व की केस में आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली चार पिट मेथड के बारे में बात की है, तो आपको उस प्रॉब्लम को चार पिट मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, चार पिट मेथड के बारे में डेरिवेशन अगर मैं नहीं करवाऊं तो आप कहोगे कि सर डेरिवेशन नहीं करवा रहे, तो इस वजह से मुझे उसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि चार पिट जिस तरीके से लाग्रांज की सहायक समीकरण होती थी, सेम उसी तरह चार पिट की भी कुछ सहायक समीकरण होती हैं। जैसे कि लाग्रांज में आपने पढ़ा था dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन सम अदर टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल P, कैपिटल Q था और कैपिटल R, इस तरीके से आपने ये लाग्रांज की सहायक समीकरणें पढ़ी थी। लेकिन अब यहाँ पे चार पिट की भी कुछ सहायक समीकरणें होती हैं, तो उन सहायक समीकरणों को आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि वो सहायक समीकरण होती क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चार पिट मेथड। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन को करने से पहले हम लिख लेते हैं कि चार पिट की जो सहायक समीकरण है वो है क्या। सो चार पिट की सहायक समीकरण, चार पिट की सहायक समीकरणें कौन कौन सी हैं, देखिएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इनको याद करना है आपको, dx अपॉन एफ ऑफ p, dy अपॉन एफ ऑफ q, dz अपॉन पी एफ पी प्लस के क्यू एफ ऑफ q, dp अपॉन माइनस एफ एक्स माइनस के p एफ ऑफ z एंड dq अपॉन माइनस एफ ऑफ y माइनस के q एफ ऑफ z एंड dz अपॉन 0। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये चार पिट की सहायक समीकरणें हैं, और इन चार पिट की सहायक समीकरणों में आप ये किस तरीके से देखेंगे कि इनको याद किस तरीके से करना है। सो देखिएगा, dx अपॉन एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी से मतलब है डेल एफ अपॉन डेल पी से, ठीक है।
एफ ऑफ क्यू से मतलब है डेल एफ अपॉन डेल क्यू से, और एफ एक्स मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड एफ ऑफ जेड मतलब डेल एफ अपॉन डेल जेड, एंड एफ ऑफ y मीन्स डेल एफ अपॉन डेल y। ठीक है, सो इस तरीके से ये चार पिट की सहायक समीकरणें होती हैं। अब इन चार पिट के सहायक समीकरणों को किस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं, देखिए डेरिवेशन आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं उस डेरिवेशन को करवा रहा हूँ। बाकी आपको याद यही रखनी है कि चार पिट की सहायक समीकरणें होती क्या हैं। डी एक्स अपॉन एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू। अब देखिए पी एक्स के साथ होता है, क्यू वाई के साथ में होता है, एंड डी जेड के साथ में दोनों ही पी और क्यू हो गए, पी एफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू, एंड डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स माइनस के पी एफ जेड, एंड डी क्यू अपॉन माइनस एफ बाई माइनस के क्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस दीज चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, सो उसके लिए लिखिए एक प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण, एक प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण के पूर्ण हल के लिए माना प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण निम्न दी गई है, या फिर निम्न है, ऐसे लिख लीजिए, निम्न है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने मान लिया कि एक प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण के पूर्ण हल के लिए माना प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण निम्न है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। तब माना एक अन्य आंशिक अवकल समीकरण जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि एक तरह से हमारे पास में ये दो फॉर्म दी गई है एफ एंड जी। ठीक है, तब समीकरण 1 व 2 से P इज इक्वल टू, समीकरण 1 व 2 से मैंने मान लिया P इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड A। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू सम फंक्शन साइन ऑफ एक्स वाई जेड एंड A। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 से P और Q फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने मान लिया सम फंक्शन दिस एंड सम फंक्शन ऑफ दिस। सो नाउ dz इक्वल्स टू P dx प्लस Q dy के अवकलनीय होने के लिए, के समाकलनीय, अवकलनीय नहीं समाकलनीय, यानी कि इंटीग्रेबल समाकलनीय होने के लिए आवश्यक
एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। वो क्या है? f, g इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली आपके पास में जो बुक का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं चाह रहा था कि उस प्रोसीजर को और भी इजी कर दूं, और इजी वे में मुझे ये प्रोसीजर मिली कि अगर मेरे पास में फंक्शन एफ जी है तो वहां से मैं पी और क्यू को इस तरीके से फाइंड आउट करता हूं कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एक इंटीग्रेबल हो। और उस इंटीग्रेबल के लिए स्टूडेंट्स इन जनरली हम हाई लेवल की अगर बात करना चाहें तो एफ जी इक्वल टू 0 के लिए ये एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, क्योंकि हमें डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो हम सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि क्या ये चारपिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से रिड्यूस होनी है। तो उस केस में स्टूडेंट्स मेरे पास में इस डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्योंकि यहाँ से हम इन जनरली दी गई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कब? जब मेरे पास में ये पूर्णतः समाकलनीय होता है। अगर ये हमें समाकलनीय नहीं दिखता है तो हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाना रेयर हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के समाकलनीय होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध ये है, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन। अब देखिए एफ कॉमा जी का मतलब क्या है? जहां एफ कॉमा जी इज इक्वल टू डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स पी प्लस डेल एफ जी अपॉन डेल वाई क्यू प्लस पी डेल एफ जी अपॉन डेल पी जेड प्लस क्यू डेल एफ जी अपॉन डेल क्यू जेड इज इक्वल टू, ये तो 0 है ही है, तो मतलब एफ जी का मीनिंग क्या है? डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स पी डेल एफ जी अपॉन डेल वाई क्यू प्लस पी डेल एफ जी अपॉन डेल पी जेड प्लस क्यू डेल एफ जी अपॉन डेल क्यू जेड, ये एफ जी होता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ सो डेल एफ सी अपॉन डेल एक्स पी क्या होता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल पी डेल जी अपॉन डेल एक्स एंड डेल जी अपॉन डेल पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू एंड डेल जी अपॉन डेल वाई एंड डेल जी अपॉन डेल क्यू। ये तो जानते हो ना कि ये किस तरीके से ओपन होता है? डिटर्मिनेंट प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड डेल जी अपॉन डेल पी एंड डेल जी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल जी अपॉन डेल क्यू एंड डेल जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 लिखना था हमें, एफ कॉमा जी इक्वल टू 0। सुनाओ यहां से देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको मैं लिख दूं एफ एक्स एंड डेल जी अपॉन डेल पी माइनस एफ ऑफ पी डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस
एफ ऑफ वाई डेल जी अपॉन डेल क्यू माइनस एफ ऑफ क्यू डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस पी एफ ऑफ पी डेल जी अपॉन डेल जेड माइनस पी एफ ऑफ जेड डेल जी अपॉन डेल पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू डेल जी अपॉन डेल जेड माइनस क्यू एफ ऑफ जेड एंड डेल जी अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखिए डेल जी अपॉन डेल पी, ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स डेल जी अपॉन डेल पी एंड डेल जी अपॉन डेल पी और कहीं तो नहीं है, ये रहा डेल जी अपॉन डेल पी। सो डेल जी अपॉन डेल पी के साथ में एफ एक्स माइनस पी ऑफ एफ जेड, पी एफ ऑफ जेड एंड डेल जी अपॉन डेल पी। सो ये टर्म और ये टर्म हो गई। अब प्लस P के लिए ले लिया, अब Q के लिए ले लीजिए। सो एफ ऑफ वाई डेल जी अपॉन डेल क्यू एंड डेल जी अपॉन डेल क्यू डेल जी अपॉन डेल क्यू माइनस के ऑफ क्यू एफ ऑफ जेड एंड डेल जी अपॉन डेल क्यू। ठीक है, ये भी टर्म हो गई। एंड नाउ इस टर्म को ले लेते हैं माइनस एफ ऑफ पी डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये टर्म हो गई डेल जी अपॉन डेल एक्स, और तो कहीं नहीं है, डेल जी अपॉन डेल एक्स और कहीं नहीं है। इसको ले लेते हैं माइनस एफ ऑफ क्यू डेल जी अपॉन डेल वाई, डेल जी अपॉन डेल वाई और कहीं नहीं है, एंड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड, डेल जी अपॉन डेल जेड, यानी कि पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू एंड डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अतः उपरोक्त दी गई आंशिक अवकल समीकरण की सहायक समीकरण। देखिए, जब मेरे पास में लैग्रांज मेथड में पढ़ रहा होता तब मेरे पास में क्या होता था, कैपिटल पी, इधर समझ लीजिए, कैपिटल ऑफ पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, इस तरीके से होती थी टर्म, जहां पी क्या होता था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई और आर ऐसी थी। तब मैं क्या लिखता था, जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता था तब मैं इसको लिखता था डी एक्स अपॉन कैपिटल पी। जब डेल जेड अपॉन डेल वाई होता था तब मैं इसको लिखता था डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, उसके लिए मैं लिखता था डी जेड अपॉन कैपिटल आर, यही सब लिखता था ना। अब यहां पे देखिए, इंडिपेंडेंट क्या दिख रहा है आपको, जी, और बाकी के पी क्यू एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट दिख रहे हैं। सो सहायक समीकरण, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं एक्स के लिए। सो डी एक्स अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन, या फिर ऐसा कीजिए, यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं, क्योंकि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखी थी, डी एक्स अपॉन पॉजिटिव एफ ऑफ पी। तो पॉजिटिव एफ ऑफ पी लिखिए या फिर यहां के अकॉर्डिंग नेगेटिव एफ ऑफ पी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जो पहले स्टार्टिंग में पॉजिटिव एफ ऑफ पी लिखी थी, इसके लिए अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में 0 है, तो अगर मैं माइनस कॉमन भी निकाल देता हूँ यहाँ से, तो 0 के साथ में आसानी से वो मर्ज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का कॉमन निकाल दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, दिस इंप्लाइज दैट
minus f of x and here plus kp f of z del z upon del p and minus या फिर माइनस के एफ ऑफ दिस एंड माइनस प्लस माइनस एफ ऑफ बाय प्लस के क्यू एफ ऑफ जेड डेल जी अपॉन डेल क्यू प्लस एफ ऑफ पी डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस एफ ऑफ क्यू डेल जी अपॉन डेल वाई एंड प्लस माइनस के ऑफ पी एफ ऑफ पी माइनस के ऑफ क्यू एफ ऑफ क्यू डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे एक करेक्शन कर लीजिए, ये जो है वो z और p के फॉर्मेट में था, z और p के फॉर्मेट में z p, यहाँ पे भी z q एंड दिस इज z एंड q, मतलब वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था, उसको करेक्ट कर लीजिए। जो मेरे पास में एफ जी की वैल्यू थी वो डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स पी प्लस डेल एफ जी अपॉन डेल वाई क्यू प्लस के पी डेल एफ जी अपॉन डेल, जो पी जेड हमने लिखा था उसको आप कर दीजिए जेड पी प्लस के क्यू डेल एफ जी अपॉन डेल, जो हमने क्यू जेड लिखा था उसको कर दीजिए डेल जेड क्यू। ठीक है, सो ये थोड़ा सा करेक्शन था। और यहां पे आप देखते हैं कि यहां तक ठीक है, ये दो टर्म भी ठीक है। पी एफ ऑफ पी, यहां से मुझे मिल जाता है पी एफ ऑफ जेड एंड डेल जी अपॉन डेल पी है, और माइनस के ऑफ पी एफ ऑफ पी एंड डेल जी अपॉन डेल जेड, बस इतना सा इंटरचेंज था। एंड क्यू यानी कि ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, सो नाउ दिस टर्म इज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स पी एफ जेड एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ जेड एंड यहां पर माइनस के ऑफ एफ ऑफ क्यू पी एफ जेड माइनस के क्यू ऑफ एफ जेड एंड पी एफ ऑफ क्यू, ये हो जाता है पूरा नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट अब यहां से आपको ये पूरी टर्म मिल जाती है पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, दिस नेगेटिव। ठीक है, सो अतः उपरोक्त समीकरण के लिए सहायक समीकरण किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हम लांगराज में लिखी थी डी एक्स अपॉन डी एक्स के लिए एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई के लिए एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी जेड के लिए पी एफ ऑफ पी प्लस के क्यू एफ ऑफ क्यू एंड डी पी अपॉन डी पी के लिए माइनस एफ एक्स माइनस के पी एफ ऑफ जेड एंड डी क्यू अपॉन डी क्यू के लिए माइनस एफ वाई एंड माइनस के क्यू एफ ऑफ जेड एंड फाइनली डी जी अपॉन 0, क्योंकि डी जी का कोएफिशिएंट क्या है 0। सो फाइनली अतः उपरोक्त, या फिर लिख लीजिए जो कि चारपिट सहायक समीकरण कहलाती है, जो कि चारपिट सहायक समीकरण कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे मुझे दिखाई दी थी कि हमने सिर्फ इस जेड पी को इंटरचेंज करके लिख दिया था पी जेड, और पी जेड करते ही मेरे पास में चारपिट इक्वेशन ही पूरी चेंज हो गई थी। सो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इसको जेड पी और इसको जेड क्यू कर लीजिए एफ जी में। ठीक है, बाकी आपकी प्रोसीजर एज इट इज है। और जब आपको मैंने बताया था कि लांगराज की तरह यहाँ पे भी आप डी एक्स के लिए एफ पी
डी वाई के लिए एफ क्यू, डी जेड के लिए दिस टर्म पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, एंड डी पी के लिए दिस ऑल टर्म माइनस एफ एक्स माइनस पी एफ जेड, एंड डी क्यू के लिए माइनस एफ ऑफ वाई माइनस के क्यू एफ जेड। इस तरीके से आप चार पिट समीकरणों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी प्रोसीजर कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको इन चार पिट सहायक समीकरणों को याद रखना है। अगेन किस तरीके से याद रखना है, डी एक्स में क्या होता है p, क्योंकि p क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। सो यहाँ पे लिख देंगे आप डी एक्स अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, एंड डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स माइनस पी एफ जेड, एंड डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई माइनस क्यू एफ जेड, एंड डी जी अपॉन 0। जो इस डी जी का चार पिट की सहायक समीकरण में कोई इंपॉर्टेंस नहीं याद रखनी है। और इस पे बेस स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चार पिट समीकरण को याद रखना। सो आज आप इस चार पिट समीकरण को याद कीजिए, जितनी भी है हर एक फॉर्म को ऐसे याद कर लीजिए कि कभी भूलें ही नहीं। और बाकी के पिछले एक्सरसाइज से रिलेट अगर कुछ भी बाकी है तो आज का दिन और है आपके पास में, क्योंकि इसको याद करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन जो पिछला बाकी है उसको आप आज तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल मैं एक नहीं दो नहीं 3-3 4-4 एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। और इसी पे बेस हम करने वाले हैं क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से एक दी गई प्रॉब्लम जो कि उन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो पाती, तब उसको चार पिट मेथड से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।